गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइस रॉय एंड हिज काउंसिल। एज पर चेंजेस मेड इन इंडियन गवर्नमेंट अंडर 1858 एक्ट, नाउ द गवर्नर जनरल बिकेम द वाइस रॉय। जो 1858 का एक्ट है, तो इसे हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं। एक्ट ऑफ 1858 में से 1858 भी कहते हैं। इस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या बना दिया गया था? वाइसरॉय बना दिया गया था। एंड वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च, और वो क्या थे? ब्रिटिश मोनार्च के प्रतिनिधि भी थे। द वाइसरॉय वॉज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडिया। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन था? वो वाइस रॉय था। अ 4-member काउंसिल वॉज मेड टू असिस्ट वाइस रॉय एंड इट वॉज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइस रॉय था उसकी मदद के लिए 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी। 4 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई थी, जिस काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहा जाता है। By an act passed in 1861, addition of 6 to 12 members was made to the Executive Council of Governor General. इसके बाद 1861 में एक एक्ट पास किया गया, एक अधिनियम लगाया गया। एक्ट क्या था? एक्ट के अनुसार जो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वाइस रॉय के हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस काउंसिल में 6 से 12 मेंबर्स को बढ़ाया जा सकता है। लेटर नंबर ऑफ मेंबर्स वॉज इंक्रीज। इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर जो थे वो और इंक्रीज होते गए। और आप लोग को ये पता होगा, आज जो एग्जीक्यूशन काउंसिल है वो हमारे पार्लियामेंट में, या पार्लियामेंट काउंसिल को हम लोग एग्जीक्यूशन काउंसिल भी कहते हैं, मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल काउंसिल। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ऑल्सो फॉर्म्ड in other provinces after Bengal, Bombay and Madras. The legislative council were responsible for provincial administration, but before enacting any law prior permission from governor general was must. इसके बाद क्या गया? कुछ प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई, एक एक्ट लाया गया जिससे प्रोविंशियल काउंसिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया। फिर इसके बाद इन सारी प्रोविंसेस के लिए, जैसे बंगाल है, बॉम्बे, मद्रास, इन सभी जगह लेजिस्लेटिव असेंबलीज, काउंसिल्स का गठन किया गया, बनाया गया। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये रिस्पॉन्सिबल थी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट कोई भी लॉ या कोई भी काम करने से पहले इनको गवर्नर जनरल की परमिशन लेना मस्ट था। द गवर्नर वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस। और इन सारी प्रोविंस के जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी, जो सबसे ऊपर का अधिकारी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, सर्वोच्च अधिकारी, वो था गवर्नर। 1865 एक्ट ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। ही हैड द पावर टू लिमिट और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ थी गवर्नर जनरल की, उसको 1865 एक्ट के बाद बढ़ा दिया गया और ये पावर दे दी गई कि वो किसी भी काउंसिल या प्रोविंसेस की बाउंड्रीज को, लिमिटेशंस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। In 1869, the Governor General was given power to enact law for Indians living abroad. इसके बाद 1869 में गवर्नर जनरल को ये भी पावर दिया गया कि वो लॉ बना सकता है उनके लिए भी जो इंडियंस विदेशों में रहते हैं। In 1876, Royal Title Ordinance was passed, which declared the Queen of England as Queen of India on April 28, 1876. ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है कि अप्रैल 28, 1876 में एक रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास किया गया था, जिस ऑर्डिनेंस में जो इंग्लैंड की क्वीन थी उनको इंडियन क्वीन के रूप में डिक्लेयर किया गया था। In 1892, the Indian Councils Act was passed and additional 16 members were appointed in council. इसके बाद 1892 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया गया था, बनाया गया था, जिसमें 16 मेंबर्स को भी
अपॉइंट किया गया था, उस काउंसिल में जोड़ा गया था। लेटर इन 1909, 1919, 1935, Indian government ordinance was passed to increase the number of members of legislative council as the sole power was vested with the viceroy। इसके बाद 1909 में, 1919, 1935 इनमें कुछ ऑर्डिनेंस पास किए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, और ये ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाने के लिए थे। Reorganization of army. The role of Indian soldiers in the revolt of 1857 shook the foundation of the British rule in India. The British government made conscious effort to reorganize the army to prevent the recurrence of similar struggle. अब आप लोगों ने को ये पता है जो इंडियन सोल्जर्स का रोल हुआ करता था 1857 के रिवॉल्ट में, वो ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन के लिए होता था। इसके बाद जो रिवॉल्ट हुए थे तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ऑर्गेनाइजेशन था आर्मी का उसको भी पूरी तरह से चेंज करने के लिए प्लान बनाए और उसको चेंज भी किया। क्यों चेंज किया? ताकि कोई स्ट्रगल ना होने पाए। द इंडियन आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेटेंड सो दैट दे कुड हेल्प एक्सपैंड इम्पेरियल पावर। इंडियन आर्मी को ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया और उसको मजबूती दी गई, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप किया गया, इसलिए ताकि वो जो इम्पेरियल पावर है उसको बढ़ा सके। फॉलोइंग चेंजेस वर मेड। जो इंडियन आर्मी थी उसमें ये सारे कुछ चेंजेस को बनाया गया, ये सारे चेंजेस किए गए। द यूरोपियन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी। इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो एक आर्मी थी उस समय नई बनाई गई थी, उसमें यूरोपियन आर्मी को भी शामिल किया गया था। अरेंजमेंट्स वर मेड टू सेंड द इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स रेगुलरली टू इंडिया। ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए गए थे, ऐसे प्रावधान रखे गए थे कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं, या हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स की रेगुलरिटी मैनर है, रेगुलरिटी देखी जाती है, उनको रेगुलरली चेक करने के लिए या उनके अरेंजमेंट्स को मेंटेन रखने के लिए इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल्स और सोल्जर्स को इंडिया भेजा जाता था। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर कर्टेल्ड एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज। इसके बाद जो इंडियन सोल्जर्स के नंबर थे उसको घटाया गया और यूरोपियन सोल्जर्स की जो नंबर को बढ़ाया गया। द रेशियो ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स इन बंगाल वॉज 2:1 एंड 3:1 इन बॉम्बे एंड मद्रास। जो इंडियन और यूरोपियन सोल्जर्स का जो नंबर था बंगाल में, जो रेशियो था वो 2:1 का था, और जो बॉम्बे और मद्रास में रेशियो था वो 3:1 का था। अपॉइंटमेंट्स मेड ऑन रेशियल ग्राउंड्स। जो अपॉइंटमेंट्स दिए गए थे वो उनके रेस के अनुसार दिए गए थे। एन एटमॉस्फेयर ऑफ regionalism was created in the army by raising Punjab, Garhwal, Kumaon, Sikh, Rajput and Marathas regiments so that they could not have similar view on national issue। जो रीजन का खेल हुआ था, तो रीजनलिज्म का क्रिएशन क्यों किया गया था? इसलिए क्रिएशन किया गया था, ऐसा एटमॉस्फेयर इसलिए बनाया गया था जितने भी रीजन थे वो सारे रीजन नेशनल इशूज़ पे एक ही जैसे व्यू ना रख पाएँ, इस कारण से ये सारी चीज़ें की गई थी। अबाउट 30% इनकम ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो बीइंग स्पेंड ऑन आर्मी। जो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनकी 30% इनकम थी वो आर्मी के ऊपर खर्च होती थी। Chief aim behind the reorganizing of the army was the English policy of divided and rule। जो एक मेन एम था इंग्लिश पॉलिसी का, वो आर्मी बनाने का, वो क्या था? डिवाइडेड एंड रूल इंग्लिश पॉलिसी को वो अपनाते थे कि एक को तोड़ो और वहाँ पे फिर शासन करो। इफ वन कंपनी रिवॉल्टेड द अदर कुड क्रश द रिवॉल्ट। अगर कोई कंपनी इसका रिवॉल्ट करती थी तो दूसरा उस रिवॉल्ट को दबा देता था। दे स्टार्टेड सेंडिंग इंडियन सोल्जर्स टू फॉरेन। अब वो इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन भेजना चालू कर दिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अब किसके बारे में हमको पढ़ना है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में। आफ्टर 1858
वाइटल चेंजेस वो मेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 1858 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए। द 1861 एक्ट ओपन अ न्यू प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। 1861 में एक एक्ट पास किया गया जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ डिवीजन बनाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल वर सेटअप इन बंगाल एंड बॉम्बे। बंगाल और बॉम्बे में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1862 में। उत्तर प्रदेश में 1886 में, वेस्ट बंगाल में 1894 में और आसाम में 1905 में। विद इन 1919 ऑर्डिनेंस द डुअल रूल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस। इसके बाद डुअल रूल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1919 में। एंड बाय द ऑर्डिनेंस ऑफ 1935 ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीमेसी को फोर्स में लाया गया। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉर गिवन राइट्स टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको कौन कौन से राइट दिए गए? लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल दिया गया, टोल टैक्स का कंट्रोल दिया गया, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी का कंट्रोल दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या कंट्रोल दिया गया। और इसके बाद इसमें कुछ चेंजेज भी इंट्रोड्यूस किए गए और भी कुछ चेंजेज इंट्रोड्यूस किए गए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग ऑफ द मेन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उनको फुलफिल करने में। द सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इज स्टिल प्रिविलेंट विथ स्लाइड चेंजेस। जो सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश द्वारा उसमें अभी भी बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी। द आफ्टर 1861 नेसेसिटीज ऑफ जिला परिषद एंड म्यूनसिपैलिटीज वर फेल्ट। So municipalities were established in Madras in 1865, in Punjab in 1867, in उत्तर प्रदेश 1868। इसके बाद ये देखा गया कि जो सिस्टम है उसमें जैसे जिला परिषद की ज़रूरत है, म्यूनसिपालिटीज़ की ज़रूरत है। तो इसके बाद 1865 में मद्रास में म्यूनसिपालिटीज़ बनाई गई, पंजाब में 1867 में, उत्तर प्रदेश में 1868 में। आफ्टर द म्यूनसिपल ऑर्डिनेंस वॉज पास। जब म्यूनसिपल ऑर्डिनेंस पास हो गया तो टू लेवी लोकल टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क। इसके बाद लोकल टैक्सेस के माध्यम से ही जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको वर्क में लाया गया। दिस हेल्प टू इंक्रीज द इनकम ऑफ म्यूनसिपालिटीज एंड ऑन द अदर हैंड इलेक्शन प्रोसेस गॉट अ बूस्ट। इससे क्या हुआ? इससे जो म्यूनसिपालिटीज है उसकी इनकम में इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ इलेक्शन प्रोसेस बहुत तेज़ी से उभरती है। लॉर्ड रिपन डिड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स किए थे, इसी कारण से उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फादर भी कहा जाता है। एन ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड इन 1881 to 1882 टू ब्रिंग चेंजेस इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉज। इसके बाद एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉज में कुछ चेंजेस बनाए जा सकें। ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years चेंजेस वॉज ब्रॉट अबाउट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ म्यूनसिपालिटी। इसके बाद जो म्यूनसिपालिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। इवन अ कॉमन मैन कुड वे फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूनसिपल हेड, बट मोस्टली कैपिटल्स और कैपिटलिस्ट वेल टू डू वर इलेक्टेड। यहाँ तक कि जो म्यूनसिपल हेड बनने की पोस्ट थी उसके एक कॉमन व्यक्ति भी उस पोस्ट के लिए अपना चुनाव लड़ सकता था, बट उस समय जो चुने जाते थे या तो वो बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट को चुना जाता था या जो बहुत अच्छा काम करते थे उनको चुना जाता था। आफ्टर 1882 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वर सेट अप इन विलेजेस एंड इन 1808 the reorganization commission focused on the growth of panchayats and district boards। 1882 के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का सेटअप किया गया विलेजेज में और 1908 के बाद इन कमीशंस को रीऑर्गेनाइज किया गया और फिर फोकस किया गया कि वो पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की ग्रोथ में किस प्रकार से सहभागिता दे सकते हैं या इनको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। विद द 1935 एक्ट their jurisdiction expanded। 1935 एक्ट के बाद जो jurisdiction था मीन्स जो न्यायपालिका था
उसको भी एक्सपेंड किया गया। Under the local administration, each municipality, district board, village panchayat had to bear the responsibility of lighting, water supply, road, transport, sanitation, but the dictatorial attitude of British officials denied the real benefits these reforms to Indian people. जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर सभी म्यूनसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या विलेज पंचायत को क्या क्या देखना होता था, लाइटनिंग की व्यवस्था है कि नहीं, वाटर सप्लाई, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे देखना होता था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज आएगा और जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।